हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो विश्लेषण की अन्य वीडियोस को देखना चाहता है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट बनी होगी बीएड नाम से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेहनत करने में। जो ये प्लेलिस्ट बन रही है ये काफ़ी मज़ेदार प्लेलिस्ट बन रही है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बीएड का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण मिलेगा। बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत होता है। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते तो इस तरह का होम पेज आपको दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सारे ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम ओपन हो जाएगा। मज़े की बात यह है, जो ये पाठ्यक्रम है बीएड का, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। टाइप फॉर्मेट में हमने पब्लिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, तो आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के अंतर्गत, वो है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे देश के लिए संविधान तैयार किया जाने लगा। वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाने लगा। आज़ादी के बाद हमारे देश में अनेक समस्याएं थी, जिसमें से कि जो प्रमुख समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या। हर एक कार्य को करना संभव नहीं था, क्योंकि हमारे पास आर्थिक समस्या थी। हमारे पास जो आर्थिक रिसोर्सेज थे वो काफ़ी सीमित मात्रा में थे। संविधान सभा के द्वारा नागरिकों के लिए किस तरह से जो नागरिकों का व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसके लिए संविधान में पर्याप्त जो मौलिक अधिकार है उसकी व्यवस्था की गई। और संविधान सभाओं के द्वारा जिस तरह से कि देश में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। यानी कि संविधान सभा ने जो नीति निर्देशक तत्व दिए थे उसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में ये कहा कि जो राज्य है, राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अंदर वो 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्था करेगा। क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद ये चीज़ें लागू करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो आर्थिक संसाधन थे वो काफ़ी सीमित थे, काफ़ी कम थे। हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो संविधान सभा ने ये व्यवस्था की है कि संविधान के माध्यम से अनुच्छेद 45 में जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा तो उसके बाद से 10 वर्ष की जो कालावधि होगी उसके अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। वो कौन करेगा? राज्य करेगा। तो इसी के चलते सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें कि शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो आयु होगी उनके लिए सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ सन 2002 में, इस दौरान अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें जो शिक्षा का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो राज्य है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो इस तरह से 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का जो अधिकार है इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और संविधान के भाग 4A में जो वर्णित है मौलिक कर्तव्य,
हम सब जानते हैं कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है। 51A में 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो जोड़ा गया ये कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, उनके लिए शिक्षा के पर्याप्त व्यवस्था वो उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 51A में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। वो ये था कि जो प्रत्येक नागरिक अपने बच्चों के, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, उनको शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरह से शिक्षा के संदर्भ में जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य भी संविधान में शामिल किया गया। और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो भारत सरकार ने एक विधेयक पेश किया संसद में, जिसमें कि जो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा से वो पारित होकर के वो राष्ट्रपति के सामने गया। राष्ट्रपति ने इस पर 26 अगस्त 2009 को इस पर हस्ताक्षर किए और ये जो विधेयक है ये कानून बन गया। तो इस तरह से जो शिक्षा का जो अधिकार है ये इस तरह से जो कानून बना, वो कानून 26 अगस्त 2009 को ये कानून बना जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसे बालकों का निःशुल्क एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। सरकार ने इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू किया। तो इस तरह से जो हमारा शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, ये संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। और ये बना कब है? ये बना है 26 अगस्त 2009 में। तो इस तरह से जो शिक्षा का जो अधिकार है, इस तरह से संविधान में ये प्रावधान है। किस तरह से ये जो कानून बना और विधेयक के दोनों सदनों में पास हो करके जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, तब ये पूर्ण तो एक कानून बना। वो कानून 26 अगस्त 2009 को बना। तो इस तरह से ये शिक्षा का अधिकार है। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि शिक्षा का जो अधिकार है जो 2009 में दिया गया, इसकी क्या विशेषताएं हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं ये है कि जिसमें कि सबसे पहले वो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें ये प्रावधान है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसी भी तरह का जब वो प्रवेश लेंगे तो उस दौरान किसी भी तरह का इनसे फीस नहीं ली जाएगी, किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है और अनिवार्य शिक्षा है। जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। दूसरा है प्रवेश प्राप्त करने वाले या प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने वाले बालकों के लिए विशेष व्यवस्था। इसके अंतर्गत ये है कि जब कोई भी विद्यार्थी प्रवेश नहीं कर पाया हो, तो ऐसी स्थिति में जब वो प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहा हो, तो ऐसे में क्या होगा, जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उसके लिए उसकी आयु के अनुसार उसको प्रवेश दिया जाएगा उस कक्षा में। चाहे उसने पहले प्रवेश नहीं लिया हो तो उसकी आयु के अनुसार उसको कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था इसके अंतर्गत है। दूसरा है वो है अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण। यानी कि इसमें यह है कि इसमें ये व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए की गई है जब कोई विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार या किसी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था ना हो, तो ऐसे में उसको अन्य विद्यालयों में हस्तांतरित किया जा सकता है। ये व्यवस्था इसके अंतर्गत है। चौथी विशेषता है वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्व। जो वित्तीय व्यवस्था है इसके अंतर्गत, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, ये राज्य और
केंद्र सरकार दोनों के साथ ये मिलकर ये जो शिक्षा का जो अधिकार है, इस अधिकार के तहत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, इसमें जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार वित्त से संबंधित एक पूरा ब्यौरा बनाती है, और जो राज्य है, राज्य उससे संबंधित जो अन्य मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है उसके लिए वो पूरा इंतज़ाम करती है। इसके अंतर्गत पूरी व्यवस्था करती है राज्य सरकार, जिसमें कि जो राज्य और केंद्र सरकार है, राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार, ये दोनों मिलकर इसकी जो रूपरेखा है उसको तैयार करती है और इसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करती है, और इसका उत्तरदायित्व का पूरा जो जिम्मेदारी है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की होती है। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व, राज्य सरकार का जो उसमें उत्तरदायित्व होता है वो ये होता है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार जो विद्यालयों की स्थापना करना, जो शिक्षक है जो शिक्षा प्रदान कर सके, और साथ ही साथ जो मूलभूत जो अन्य आवश्यकताएं होती है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको तैयार करने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है राज्य सरकार की। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है जहाँ जहाँ पर विद्यालय स्थापित नहीं है, जिस दूरस्थ इलाकों में जहाँ पे विद्यालय नहीं है, जहाँ पे लोगों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रदान ना की जाए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर विद्यालयों को खोलना है और वहाँ पे शिक्षकों को भर्ती करना है, और साथ ही साथ जो शिक्षा प्रदान करने के लिए जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने का जो दायित्व होता है वो होता है राज्य सरकार का। और छठा जो इसकी विशेषता है वो है माता पिता और अभिभावकों का उत्तरदायित्व। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें माता पिता का भी एक उत्तरदायित्व है, जिसमें कि जो माता पिता है, माता पिता अपने बच्चों का जो वो विद्यालय में नामांकन कराए। वो अनिवार्य किया गया है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की होगी वो अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराना होगा, उन्हें अनिवार्य रूप से कराना होगा। तो इस तरह से माता पिता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंतर्गत। सातवां है प्रवेश के लिए आयु प्रमाण पत्र। जब विद्यालय में प्रवेश होता है तो प्रवेश के दौरान क्या चाहिए? आयु प्रमाण पत्र चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के पास, किसी बच्चे के पास वो आयु प्रमाण पत्र ना हो तो ऐसे स्थिति में विद्यालय उसको प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकता है। उसका प्रवेश ऐसी स्थिति में भी किया जा सकता है चाहे उसके पास आयु प्रमाण पत्र ना हो। तो ऐसे में कोई भी विद्यालय उसे मना नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता है प्रवेश लेने से। आठवां है प्रवेश तिथि के बाद भी प्रवेश से इनकार नहीं। ऐसे में क्या है, जब प्रवेश की तिथि अगर बीत भी जाए, अगर कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा के प्रदान करने के लिए वो विद्यालय में प्रवेश चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे जो अंतिम तिथि है प्रवेश की वो बीत जाए फिर भी उसका प्रवेश लिया जाएगा, उससे इनकार नहीं किया जाएगा, ताकि हर एक बच्चे को शिक्षा प्रदान की जा सके। 9वीं विशेषता है रोकने और निष्कासन का निषेध। यानी कि इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में जाने से इसे रोका नहीं जा सकता है और उसे निष्कासित उसे नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर उसे निष्कासित किया जाएगा तो ऐसे में जो उपस्थिति है विद्यालय में वो कम हो जाएगी, जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा से लोग वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे में इसमें ये व्यवस्था की गई है कि किसी भी विद्यार्थी को रोका नहीं जा सकता है और ना ही उसे निष्कासित किया जा सकता है। और 10वीं विशेषता है शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी को दंडित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। ये निषेध है, ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा, जब उसे शारीरिक दंड नहीं मिलेगा, जब उसकी मानसिक प्रताड़ना नहीं होगी, ऐसे में जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी विद्यालय में, और वो विद्यार्थी जब विद्यालय में आएगा तो ऐसे में वो कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा, जिससे कि वो बच्चा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा, वो एक तरह से एजुकेट होगा और साथ ही साथ जो हमारी साक्षरता दर है उसमें वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं ऐसे में जब शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा विद्यालय में तो जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को एक भय नहीं होगा विद्यालय में जाने में, जिससे कि एक जो उपस्थिति है उपस्थिति बढ़ेगी और साथ ही साथ
जो प्रवेश होगा, प्रवेश की संख्याओं में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से इसको निषेध किया गया है ताकि जो हर एक बच्चे तक जो प्राथमिक शिक्षा है वो पहुंचाई जा सके, हर एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा सके। तो इस तरह से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसकी ये विशेषताएं हैं और ये संपूर्ण तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो शिक्षा का अधिकार है उस अधिकार के परिप्रेक्ष्य में हमने जाना है, बिंदुवार जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।